हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बात करेंगे सिप की। ठीक है, मैं नॉर्मली वीडियोस बनाता हूँ शेयर के चार्ट की कि कैसा एनालिसिस, मतलब हमें शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये सिप के ऊपर है कि हमें इन्वेस्टमेंट सिप में करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। इसका पूरा डिस्कशन करेंगे, पूरा सिंपल एनालिसिस मैं आपको करके बताऊँगा। तो पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे बहुत अच्छे लर्निंग सेशंस होते हैं। मल्टी ईयर ब्रेकआउट के स्टॉक की बात करते हैं, इंडेक्स की बात करते हैं, तो बहुत अच्छा आपको फ़ायदा हो सकता है। मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, इन्वेस्टमेंट की यात्रा, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये चैनल है और यहाँ पे मैं लाइव मार्केट में बैंक निफ्टी और कोई भी शेयर में ब्रेकआउट आ रहा होता है, कोई भी न्यूज़ होती है, वो अपडेट कर देता हूँ। तो आप ये भी ज्वाइन कर लें, इन्वेस्टमेंट की यात्रा टेलीग्राम पे। ठीक है, तो चलिए फिर बात करते हैं सिप की। सिप होता क्या है? सिप होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, नाम से ही पता चल रहा है हमें कि एक सिस्टमैटिक तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसको हम पूरा प्लान करके कर रहे हैं। तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है। तो ये तो आपको पता चल गया सिप का मतलब क्या होता है। और सिप से हम करते क्या है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, तो इसमें दो तरीके होते हैं, एक लमसम और एक सिप। तो सिप में हम कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट, तो हमें कैसे करनी चाहिए और उसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं, तो इसमें पूरा डिस्कशन हम वही करेंगे। तो चलिए सेकेंड स्लाइड पर चलते हैं। ठीक है, तो सेकंड स्लाइड पे अब हम गए हैं और हमें दिख रहा है कि वाई इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए म्यूचुअल फंड के अंदर। म्यूचुअल फंड के अंदर हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत इजी होता है, हमें बस एक बार डिसाइड करना होता है कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी है और बस इजीली वो चलता रहता है। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे। और सेकंड होता है फ्लेक्सिबल। ये बहुत अच्छा फ्लेक्सिबल तरीका है, मतलब आपको कुछ ज़्यादा इसमें चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर चेंजेस करना भी चाहते हैं तो बहुत इजीली हो जाते हैं। आप म्यूचुअल फंड से बाहर आना चाहते हैं तो बहुत इजीली एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत फ्लेक्सिबल तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे कि आप शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर शेयर आपके फेवर में नहीं परफॉर्म कर रहा तो आप उसमें अटके पड़े हैं, आप उसमें इन्वेस्टमेंट में एग्जिट नहीं करते कई बार। बट अगर म्यूचुअल फंड है तो म्यूचुअल फंड इस तरीके से जाता है कि इतना नीचे नहीं गिरेगा एकदम से और एकदम से इतना बढ़ेगा नहीं। तो आपके पास ऑप्शंस होते हैं, अगर आप उसमें एग्जिट करना चाहते हैं, एग्जिट करके दूसरे म्यूचुअल फंड में जाना चाहते हैं, तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है एक म्यूचुअल फंड में। ठीक है, और सारे शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि MRF है, वो 80,000 का शेयर है, उसमें आप नहीं इन्वेस्ट कर सकते। बट अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जाएंगे तो आप उसमें भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको उसमें सिर्फ एक यूनिट मिलेगा, राइट। तो इसलिए बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड होती है म्यूचुअल फंड के अंदर। तीसरा इसमें बेनिफिट क्या है, इसमें एक्सपर्ट फंड मैनेजर्स होते हैं। हमें नहीं आता एनालिसिस करना, हमें नहीं पता किस शेयर में खरीदना चाहिए, किस में नहीं खरीदना चाहिए, किस में ग्रोथ हो सकती है, किस में नहीं हो सकती। बट अगर आप सिप के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पता है, ठीक है, आपको पता है कि आपका एक फ़ंड मैनेजर है जो एक्सपर्ट है, वो मैनेज कर रहा है पूरा, राइट। तो आपको एक एक्सपर्ट फंड मैनेजर मिलता है। थोड़ी बहुत फीस होती है उनकी कमीशन, जो कि आपको एक फ़ंड के ऊपर हमेशा आपको दिख जाएगी। तो बहुत मिनिमम कॉस्ट होती है, बट आपको बेनिफिट बहुत अच्छा मिलता है। वो पूरा साल आपके लिए एक फ़ंड को मैनेज करते हैं, राइट, बहुत सारे लोगों से पैसा लेके। तो एक फ़ंड मैनेजर, एक्सपर्ट फंड मैनेजर मिलता है इसमें आपको म्यूचुअल फंड के अंदर। लेस एक्सपोजर टू स्टॉक मार्केट, वो क्यों है? क्योंकि आप स्पेसिफिक स्टॉक में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो स्टॉक सही परफॉर्म नहीं करता तो आपका पूरा रिस्क उसमें होता है। बट जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे यूनिट्स मिलते हैं आपको, राइट। जैसे आपने 1000 रुपीज़ डाले हैं तो 1000 रुपीज़ बहुत सारे स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टेड हैं। तो अगर कोई स्टॉक परफॉर्म नहीं भी करेगा, सिंगल अगर कंपनी कभी बैंकरप्ट हो जाती है, कुछ होता भी है, तो आपका उसमें इन्वेस्टमेंट सिर्फ 1% का है। और अगर आपने 1000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट किए हैं तो आपका 1% बहुत कम होगा, राइट। तो उस हिसाब से आपको पता चलता है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसमें आपको रिस्क कम है मार्केट के ऊपर, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत सारे शेयर्स में डिवाइडेड है, डाइवर्सिफाइड है, राइट। बट आप अगर सिंगल पोर्टफोलियो, सिंगल शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे रिस्क बढ़ जाता है। तो म्यूचुअल फंड में आपको बेनिफिट ये मिलता है। उसके बाद है अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन US मार्केट। अब हम डायरेक्टली US मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, राइट, बट म्यूचुअल फंड के थ्रू आप कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड, US म्यूचुअल फंड होते हैं, उसके अंदर अमेज़ॉन है, बहुत सारी कंपनीज़ हैं, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। फेसबुक है, ठीक है, गूगल है, तो आप उसमें सारे एक म्यूचुअल फंड ले सकते हैं जिसमें सारी कंपनी लिस्टेड है। तो आप वो म्यूचुअल फंड लेंगे, उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो इनडायरेक्टली आपका इन्वेस्टमेंट इन US मार्केट हो जाएगा। तो एक बेनिफिट ये भी मिलता है आपको म्यूचुअल फंड से। नेक्स्ट पॉइंट है इसका अपॉर्चुनिटी टू डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो। तो आप पोर्टफोलियो को भी डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, राइट। जैसे आपके पास मान लीजिए 10,000 रुपये हैं, 10,000 रुपये अगर आपको बड़े बड़े स्टॉक्स में भी करना है इन्वेस्टमेंट, रिलायंस में करना है, MRF में करना है, बड़े बड़े स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है, बजाज फाइनेंस में करना है, तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि उनका शेयर ही एक का 80 है, एक का 8,000 है, एक का
3,000 है, तो इतने बड़े बड़े शेयर में आप 10,000 रुपये को इन्वेस्ट नहीं कर सकते। बट अगर आप 10,000 रुपये को म्यूचुअल फंड में डालेंगे तो वो 50 कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होगी वो डाइवर्सिफाई हो जाएगी बहुत सारे शेयर्स में, तो आपका रिस्क जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो एक डाइवर्सिफाई अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको म्यूचुअल फंड के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम देखें तो इसमें है इन्वेस्टमेंट मोड। इन्वेस्टमेंट मोड कैसे करते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट हम कैसे करते हैं इसमें, तो इसमें आपको ऑप्शंस मिलते हैं, तभी मैंने आपको कहा था फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल क्यों है, क्योंकि इसमें एक रेगुलर पेमेंट जाती है हर मंथ, ठीक है, हर मंथ, डेली और ईयरली आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वीकली, मंथली, ईयरली। तो आप एक डेट सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, प्री डिटरमाइंड अमाउंट होगा, उसमें आप मिनिमम 500 रुपये से इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक डेट होगी जो आप, जिसमें आपकी मान लीजिए सैलरी आपको 28 को आती है, तो आप 1 तारीख को एवरी मंथ पे करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, तो आप सिलेक्ट करेंगे डेट को, तो आप डेट भी आप सिलेक्ट करेंगे, अमाउंट भी आप सिलेक्ट करेंगे, मिनिमम अमाउंट 500 रुपये से आप मंथली इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसमें आपका पास ऑप्शन होता है वीकली करना है, मंथली करना है, ईयरली करना है। सपोज आपने मंथली का ऑप्शन लिया है तो हर महीने 1 तारीख को आपके मंथली 500 रुपये कट जाएंगे। ईयरली का ऑप्शन लेंगे 10,000 रुपये का, तो हर साल के 1 तारीख को आपके 10,000 रुपये कट जाएंगे। वीकली का ऑप्शन लेते हैं आप, मान लीजिए 500 रुपीज़ वीकली, तो 500 एवरी वीक आपके कटते रहेंगे, तो मंथली आपकी इन्वेस्टमेंट 2000 की हो जाएगी। तो ऐसे करके बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सिंपल तरीका है, फ्लेक्सिबल है। तो ये म्यूचुअल फंड का एक तरह से मोड है जिससे आप इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में, ठीक है। नेक्स्ट चलिए बात करते हैं हैबिट टू सेव एंड इन्वेस्ट। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से होता क्या है, सपोज आपने 1,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करना है, तो एवरी मंथ 1,000 रुपये आपके अकाउंट में से ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इन्वेस्ट इन स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड, क्योंकि वो इन्वेस्ट ही स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड में होगा। जैसे आपने मान लीजिए एक्सिस बैंक का ब्लू चिप फंड लिया है, बहुत सारे फंड होते हैं, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उसमें आपका एवरी मंथ 1,000 रुपये कटते रहेंगे। जो भी आप फंड को सिलेक्ट करेंगे उसमें आपके 1,000 रुपये हर महीने जाते रहेंगे, ठीक है। और जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें तो आपको कुछ यूनिट्स एलोकेट होंगे हर महीने, तो 1,000 रुपये आपने इस महीने इन्वेस्ट करें तो आपको उसके कुछ यूनिट मिलेंगे, नेक्स्ट महीने फिर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसके कुछ यूनिट मिलेंगे। अब आप कहेंगे कि प्राइस तो हर महीने चेंज होता रहता है, जैसे आपने आज इन्वेस्टमेंट की, नेक्स्ट मंथ उसका प्राइस म्यूचुअल फंड का ऊपर चला जाए या नीचे भी जा सकता है, तो क्या होगा, तो होगा क्या, जिस मंथ भी आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, मान लीजिए जनवरी में आपने इन्वेस्ट किया और नेक्स्ट मंथ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जो भी प्राइस होगा वो उस पर बाय करेगा, वो मैं आगे आपको बताता हूँ कैसे, ठीक है। इसमें बेनिफिट भी मिलता है आपको कॉस्ट एवरेजिंग का और पावर ऑफ कंपाउंडिंग का, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और समझते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, इसमें आपको बेनिफिट कैसे होता है। सपोज मान लीजिए आपने 1 तारीख को जनवरी में 1,000 रुपये डाले हैं और यूनिट प्राइस है म्यूचुअल फंड का 100 रुपये, तो आपको मिलेंगे 10 यूनिट, ठीक है। 100 रुपये डिवाइडेड बाय 1000, तो आपको 10 यूनिट मिल गए। अब सेकेंड मंथ में आप जाते हैं 1000 रुपीज़ फिर इन्वेस्ट करते हैं 1 तारीख को, बट उस टाइम म्यूचुअल फंड का प्राइस 200 रुपीज़ हो चुका है, तो क्या होगा, तो आपको मिलेंगे 5 यूनिट, ठीक है, कम यूनिट मिलेंगे क्योंकि आपका म्यूचुअल फंड बढ़ चुका है। थर्ड मंथ फिर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड में, तब प्राइस आ जाता है 50 रुपये, क्योंकि फ्लक्चुएट होता है, वॉलेटिलिटी होती है मार्केट में, तो 50 रुपये का हो जाता है। तो आपको कितने यूनिट मिलेंगे, तो मिलेंगे आपको 20 यूनिट। तो ऑल टुगेदर आपको मिले हैं 3,000 रुपये आपने इन्वेस्ट करें, आपको 35 यूनिट्स मिले हैं, ठीक है। तो उससे आपका एक एवरेज प्राइस निकलेगा, तो इससे आपको बेनिफिट मिलता है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आप मान लीजिए एक बारी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 1,000 रुपये की और यूनिट का प्राइस है 100 रुपये और नेक्स्ट मंथ वो प्राइस 50 हो जाता है, ठीक है, तो आप सस्ते में उसे 20 यूनिट उठा लेंगे, और अगर मान लीजिए 500 हो जाता है आपको 2 यूनिट मिलेंगे। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि आप महंगे पे खरीद रहे हैं, सस्ते में खरीद रहे हैं। आप म्यूचुअल फंड में कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो एक एवरेज करता रहेगा मार्केट में, क्योंकि स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे होती है, तो आपका प्राइस भी ऊपर नीचे होगा और एक एवरेज ज़रूर निकलेगी। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हम टॉप पे खरीद रहे हैं, बॉटम पे खरीद रहे हैं, राइट। तो ये एक तरह से बैलेंस कर देता है म्यूचुअल फंड को, आपकी इन्वेस्टमेंट को। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे हम बात करेंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग की। मान लीजिए सपोज बंटी ने स्टार्ट किया इन्वेस्टमेंट 35 ईयर्स की एज में 10,000 रुपीज़ पर मंथ, तो उसकी साल की इन्वेस्टमेंट हो गई 1,20,000 रुपये, और वो इन्वेस्ट करता है 20 साल के लिए। 20 साल के लिए वो 10,000 रुपये हर महीने डालता रहता है। ये पैसे बहुत कम सेव करता है और 35 साल में जाके स्टार्ट करता है अपनी इन्वेस्टमेंट, इतनी लेट, ठीक है, और 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करता है। तो इन्वेस्टमेंट उसकी कितनी होगी, उसकी 20 साल में इन्वेस्टमेंट होगी 24 लाख की, और उसको मान लीजिए अगर 7% का ईयरली ग्रोथ मिल रही है, तो उसको 55 साल की एज में कितना पैसा मिलेगा, तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट हो चुकी होगी वो 54 लाख की हो चुकी, अगर वो 7% पे ग्रो कर रही है। तो ये देखिए आप 35 साल से अगर आप स्टार्ट करते हैं और 10,000 रुपये हर महीना डालते हैं, तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग से आपके 24 लाख 54 लाख हो सकते हैं 20 ईयर्स में, ठीक है। सपोज कोई है जो जल्दी स्टार्ट करता है इन्वेस्टमेंट अपनी, ठीक है, मान लीजिए 25 ईयर्स की एज में स्टार्ट करता है, तो क्या होगा, तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग इफ़ यू स्टार्ट अर्ली, ठीक है। अब मान लीजिए बबली है, वो स्टार्ट करती है इन्वेस्टमेंट
10 ईयर्स अर्लियर, ठीक है, मतलब 25 ईयर्स की एज में 10,000 रुपये हर महीना डालना शुरू करती है, तो उसका टाइम फ्रेम क्या हो गया 30 ईयर्स, ठीक है, जब तक कि वो 55 की होगी। तो उसने इन्वेस्ट किए 36 लाख और उसकी भी एवरेज रिटर्न है ईयरली की 7%, ठीक है। तो उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी, उनकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 55 ईयर्स की एज में 1.22 करोड़, मतलब डबल। आप देख सकते हैं सिर्फ 10 साल का फ़र्क है, आप 20 साल की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और एक 30 साल की कर रहे हैं, 30 साल में आपका अमाउंट एकदम डबल हो जाता है। वहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही थी 54 लाख की, यहाँ पे हो रही है आपकी 1.22 करोड़। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा पावर ऑफ कंपाउंडिंग हमारी इन्वेस्टमेंट में फ़र्क करता है, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कभी भी आप कुछ इन्वेस्ट करते हैं तो जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा और उतने ही अच्छे तरीके से आपकी इन्वेस्टमेंट पे ग्रोथ आएगी, मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट उतने तरीके से उतनी जल्दी से बढ़ेगी, क्योंकि आप जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, राइट। तो समझ रहे हैं ना पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है। आगे चलते हैं और बात करते हैं इसके बेनिफिट क्या है सिप के। सिप के बेनिफिट ये है कि एक ओपन एंडेड फंड्स में इन्वेस्ट करता है। ओपन एंडेड फंड्स का मतलब क्या है? ओपन एंडेड फंड का मतलब है कि आप जब भी किसी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप जब चाहें उसको क्लोज कर सकते हैं। इसमें कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता कि मतलब मैं इन्वेस्टमेंट सिर्फ आपको 5 साल के लिए ही करनी है, 10 साल के लिए करनी है, कोई आपको बताएगा नहीं। तो ये आपका खुद का डिसीजन है। अगर मान लीजिए आपने सिलेक्ट करा है कि 2 साल के लिए या 5 साल के लिए मुझे इन्वेस्ट करना है और 5 साल बाद आप डिसाइड करते हैं कि आपको 5 साल और इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। 5 साल की इन्वेस्टमेंट को आप 10 साल की भी कर सकते हैं। परपेचुअल सिप क्या होता है? परपेचुअल सिप होता है कि इसमें कोई एंड डेट नहीं है, आपने बस स्टार्ट कर दी और आपने टाइम फ्रेम नहीं दिया कि मैं 10 साल के लिए कर रहा हूँ, 15 साल के लिए। आप सिलेक्ट करेंगे अनटिल आई स्टॉप। तो जब तक आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो सिप ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से उतना अमाउंट को डिडक्ट करता जाएगा, डेबिट करता जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें एक और बेनिफिट है, फुल्ली और पार्शली आप विड्रॉ भी कर सकते हैं जब आपका मन करे। कहीं म्यूचुअल फंड्स में होता है कि टाइम पीरियड, लॉक इन पीरियड होता है 3 ईयर्स 2 ईयर्स, बट किसी सिप में, किसी म्यूचुअल फंड्स में कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है। तो आप जब मन करे आपका इन्वेस्टमेंट करके आप विड्रॉ भी कर सकते हैं उसको। तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। उसके बाद सिप अमाउंट कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। जैसे आपने 500 रुपये से स्टार्ट करा और आगे जाके आपकी सैलरी बढ़ती है या आगे जाके आपका मन करता है कि आपको ग्रोथ रिटर्न अच्छी मिलती है, इसमें आपको दिखता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रो हो रही है और आप चाहते हैं कि और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप अमाउंट को भी चेंज कर सकते हैं। 500 से आप 1000 पे भी जा सकते हैं। तो इसमें बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है आपको। तो ये पूरी सिप की बात कर ली है। अब लास्ट स्लाइड है, इसमें हम बात करेंगे वाई टू इन्वेस्ट इन सिप। क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए हमें सिप में? सिप में इन्वेस्टमेंट हमें इसलिए करनी चाहिए क्योंकि ये मार्केट की वॉलेटिलिटी को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करता है। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया पीछे कि जब प्राइस बढ़ेगा तो बड़े प्राइस पे वो बाय करेगा, कम होगा तो कम प्राइस पे बाय करेगा। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दी और प्राइस नीचे की तरफ जाता जा रहा है तो आप नेक्स्ट मंथ नीचे की उस पर बाय करेंगे, आप और बाय करेंगे क्योंकि वो प्राइस नीचे है, राइट, ताकि आपकी एवरेज अच्छी हो जाए। तो ये जो है म्यूचुअल फंड जो है सिप्स के थ्रू आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मार्केट वॉलेटिलिटी को मैनेज करने में हेल्प करता है। सेकंड, डिसिप्लिन योर फाइनेंशियल डिसीजन। सम टाइम हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम करते भी हैं, बट एक महीना करके, दूसरे महीने करके, तीसरे महीने हम भूल जाते हैं, हम करते नहीं हैं, करना नहीं चाहते, कई बार मिस कर देते हैं, हमारे एक्सपेंसेस इतने हो जाते हैं। बट आप सिप के थ्रू जाएंगे तो आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन रहेगा कि आपको हर महीने कुछ ना कुछ उस सिप में उतना अमाउंट डालना ही है। तो एक डिसिप्लिन आ जाता है आपकी इन फाइनेंशियल डिसीजंस में, राइट, कि आपको इतना इन्वेस्टमेंट करनी है। तो बहुत अच्छे, मतलब डिसिप्लिन लाने के लिए आपको सिप में इन्वेस्टमेंट जरूर करनी चाहिए। अगर आप सिप में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके अंदर भी डिसिप्लिन आएगा, राइट। तीसरा पॉइंट, कंपाउंड इंटरेस्ट बेनिफिट, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बेनिफिट। ये मैंने आपको पहले बताया कि आप जल्दी स्टार्ट करेंगे तो उतना जल्दी आपकी इन्वेस्टमेंट में कंपाउंडिंग होना शुरू हो जाएगी। कंपाउंडिंग का एग्जांपल हमने पीछे देख लिया है, कितनी जल्दी वो डबल कर देता है अमाउंट को सिर्फ 10 ईयर्स के डिफरेंस से, ठीक है। और इसमें फोर्थ पॉइंट ये है कि आप बहुत कम अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मिनिमम 500 रुपये से। अगर आपकी सैलरी 10,000 रुपये है तो उसमें से आप 500 रुपये भी सेव कर सकते हैं हर महीने म्यूचुअल फंड के अंदर। तो ये एक बहुत छोटे अमाउंट से भी स्टार्ट हो जाता है और 500 रुपये भी आपके बहुत सारे शेयर्स में डिवाइड होंगे। तो आप हर किसी शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मान लीजिए बड़े बड़े शेयर रिलायंस में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ब्रिटानिया में कर रहे हैं, और आप अच्छी कंपनीज में, बजाज फाइनेंस में, MRF में, सब में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सिर्फ 500 रुपीज़ से, क्योंकि आपको सिर्फ यूनिट मिल रहे हैं उन शेयर्स के, राइट। तो ये आपको एक ऑप्शन देता है कि कम अमाउंट से आप डाइवर्सिफिकेशन अपनी मैनेज कर सकें, ठीक है। और लास्ट पॉइंट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक एक्सपर्ट फंड मैनेजर होता है इसमें। आप नहीं मैनेज कर सकते आपके पास नॉलेज नहीं है, आप लर्न करें। अगर आप बिगनर हैं तो आप पहले म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करें, उसके बाद धीरे धीरे लर्न करें, फिर डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में। तो सबसे पहले आपको म्यूचुअल फंड से ही अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए। अगर आपको कोई एडवाइस चाहिए, कोई स्टॉक मार्केट में आना है, तो आप
इन्वेस्टमेंट की यात्रा टेलीग्राम पे ज्वाइन करें, व्हाट्सएप ग्रुप भी है हमारा, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। कोई आपको एडवाइस लेनी है तो वो भी हम दे सकते हैं। तो ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। होप आपको समझ आया हो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है। ठीक है, और मिलता हूँ मैं किसी और वीडियो में, किसी और लर्निंग सेशन, इन्वेस्टमेंट चार्ट, और आपके साथ मैं शेयर करता रहता हूँ ब्रेकआउट शेयर्स उनके साथ। तब तक के लिए सेफली ट्रेड करें और अपनी नॉलेज बढ़ाएं। और अगर आपने अकाउंट नहीं खोला है तो अकाउंट खोलें आप स्टॉक के साथ, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप स्टॉक के साथ आप जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं अपनी शेयर मार्केट की। और अगर आपको हमारे साथ ज्वाइन करना है व्हाट्सएप ग्रुप, तो प्लीज़ हमें टेलीग्राम पे मैसेज करें और हम आपको व्हाट्सएप में भी ऐड कर लेंगे। तब तक के लिए सेफली ट्रेड करें और अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करें। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय।